गुड मॉर्निंग दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आज आपने बरसात का मज़ा बहुत ही अच्छे से लिया होगा। कई हफ्तों की बेतहाशा गर्मी के बाद आज सुबह बहुत ही मौसम में ठंडक महसूस हो रही है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे 1400 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के इन 100 सालों में भारत के साथ ही पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। ये वो 100 साल हैं जिनमें कि भारत के साथ ही पूरी दुनिया में बदलाव बहुत तेज़ी के साथ हो रहे हैं। कई सल्तनत ख़त्म हो रही हैं तो दूसरी डायनेस्टी की शुरुआत हो रही है। अगर भारत के बारे में बात करें तो दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी सल्तनत पूरे भारत में मानी जाती है और ऐसा मुझे लगता है कि ग़ुलाम वंश जिसकी स्थापना के लिए महमूद गजनबी भारत आए थे, सन 1100 से 1200 ईस्वी के दौरान महमूद गजनबी ने भारत पर हमला किया और कई मंदिरों को लूट कर ले गया और महमूद गजनबी ने दिल्ली पर अपने ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि महमूद गजनबी का सेनापति भी था, को सुल्तान बनाया। उसके बाद से ही दिल्ली हमेशा एक मज़बूत और बहुत ही फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी रही है। तो आज अब तैमूरलंग, जिसने कि 1398 में दिल्ली पर बहुत बड़ा हमला करके दिल्ली की 40% आबादी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, दिल्ली अब उससे धीरे धीरे उभर रही है और यहाँ पर सैयद डायनेस्टी, जो कि 1414 से 1451 के लगभग 37 साल हुकूमत में रही। यह डायनेस्टी ऐसा माना जाता है काफ़ी कमज़ोर थी, क्योंकि तैमूरलंग ने दिल्ली के जनता आवाम को कत्लेआम ही नहीं किया, बल्कि उनका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। 1451 से 1526 के लगभग 75 सालों तक लोधी डायनेस्टी का दिल्ली सल्तनत पर राज रहा, जिसको बहलोल लोधी ने स्टेबलाइज्ड किया था और सिकंदर लोधी, जो कि इस लोधी डायनेस्टी के बहुत ही मजबूत
सुल्तान रहे। उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और आगरा से ही उन्होंने पूरे सल्तनत पर को बहुत ज़्यादा मजबूत और टैक्स रेजीम और दुरुस्ती अभियान जो कि ज़मीनों की पैमाइश के लिए था, उसको बहुत ही अच्छे से लागू किया। अब साउथ इंडिया में जाएं तो वहाँ पर विजयनगर डायनेस्टी एक बहुत ही मजबूत डायनेस्टी थी। विजयनगर डायनेस्टी के राजा राज थे, शायद मुझे याद आ रहा है। वो बहुत ही मजबूत और सेनापति की तरह काम करते थे और राजा राम ने विजयनगर डायनेस्टी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत किया और सीमाओं पर हमलों को पूरी तरह से रोककर अपनी विजयनगर डायनेस्टी को सुरक्षित रखा। वहीं साउथ के कुछ हिस्सों में मुस्लिम डायनेस्टियाँ भी शुरू हो गईं और यही बहमनी सल्तनत जो साउथ में मुस्लिम सल्तनत मानी जा सकती है, जो कि बाद में टूटकर 5 छोटे छोटे स्टेट में बदल गई। अब कल्चर की बात करें तो सूफियाना आंदोलन, जिसको कि फ़कीर जैसे लोग, जिन्हें सूफ़ी भी बोला जाता है, उन्होंने इस सूफियाना माहौल को पूरी तरह से पूरे भारत में फैलाना जारी रखा। और कबीर जो कि इसी दौरान ही पैदा हुए थे, उन्होंने कहा कि ईश्वर हर एक धर्म में अलग अलग नहीं है, बल्कि हर एक धर्म ही एक है और सभी धर्म एक होने के साथ उनका ईश्वर भी एक है। कबीर ने जाति और धर्म को बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन किया है। मैं ये पूरे इतिहास को बताने के बाद आपको कबीर के बारे में सुनाऊंगा। कबीर के क्या आइडियोलॉजी पूरे भारत में रही है और कबीर दास जी ने किसी भी धर्म के आडंबर को छोड़ा नहीं, यानी हर एक धर्म के दिखावे, झूठ और मान्यताओं पर बहुत ही ज़्यादा हमले किए। कबीर दास जी हमेशा इंसानियत को तरजीह देते रहे। 1469 में गुरु नानक देव, जो कि सिख धर्म के फाउंडर रहे हैं, उनका ननकाना साहब में जन्म हुआ और यहीं से धीरे धीरे सिख धर्म की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो लगभग 10 मिनट का हो चुका है, इसलिए इसको आज 100 सालों के इतिहास को यहीं पर रोकते हुए अब हम कल सुनेंगे 1500
ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी के इन 100 सालों में भारत में क्या क्या हो रहा है और अब मुग़ल भारत पर हमला करेंगे। बाबर जो कि अफ़गानिस्तान के काबुल से भारत पर हमला करने के लिए भारत के ही कुछ जयचंद हैं, देशद्रोही, या यूँ कहें कि एक स्टेट का राजा दूसरे स्टेट के राजा पर हमला करने के लिए बाहर से आर्मी को बुलाना चाहता है, जिसमें उसका खुद का फ़ायदा बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन ये दाव रणसांगा पर पूरी तरह से उल्टा पड़ जाता है और बाबर और रणसांगा में ही पानीपत की लड़ाई शुरू हो जाती है। शुक्रिया।